सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कई सारी घटनाओं की सूचना पाकर बहुत आहत हूं। सूचना मिली है कि गोरखपुर जिले में आज के 3 दिन पहले एक व्यक्ति पर पहले जानलेवा हमला होता है और जब वहां से किसी तरह से वो बच निकलते हैं, उनको लेकर अस्पताल जाया जा रहा होता है। पुलिस को खबर हो चुकी होती है, उसके बावजूद भी बीच रास्ते में घेर कर उनको गाड़ी से निकाल करके तलवार से काटा जाता है। एक घटना यह है, हताहत ब्राह्मण समाज के व्यक्ति है। एक घटना बिहार से आई है। भूमिहार समाज से आने वाले एक व्यक्ति के घर पर पूरा समाज धावा बोलता है, उनकी तमाम संपत्तियों को नष्ट करता है और उनकी हत्या करता है। एक तीसरी सूचना सुल्तानपुर जिले से आई है, जिसमें एक लाइनमैन को एक समाज विशेष के लोग बहुत बुरी तरह मारते हैं, मरणासन्न कर देते हैं, घेर कर हमला करते हैं उन पर। और जब यह खबर उनके पिता को मिलती है तो सदमे के कारण यह जिंदगी छोड़ देते हैं, यानी उनके पिता की सदमे से मृत्यु हो जाती है। संदेह क्या था, आरोप क्या था कि एक लाइनमैन की मृत्यु हो गई। वो जब पोल पर चढ़ा था, बिजली किसी ने ऑन कर दी, लेकिन उसको जातिगत रूप दिया गया और हमला एक ब्राह्मण पर हुआ। वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार है और ब्राह्मणों के खिलाफ एक तरफ नफरतकारी एजेंडे खूब चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई अन्य जाति समाज का नेता भाजपा पर हमला करता है अपने तरीके से, तो न जाने कहां से ब्राह्मण बच्चे आ जा रहे हैं, ब्राह्मण युवक आ जा रहे हैं और वो उस पर हमला कर दे रहे हैं। वे ब्राह्मण लोग जो अन्य नेताओं पर हमला कर रहे हैं, वो कभी भाजपा पर हमलावर नहीं हो रहे हैं कि भैया आपने यूजीसी क्यों लाया, आपने एससी एसटी कानून क्यों बढ़ाया। जी हां, एक तरफ ब्राह्मण समाज के लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोगों का ही नाम आया है पप्पू यादव पर जूता फेंकने में, और फिर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत भी होता देखा गया, और बिहार में नेहा बोरा पर स्याही फेंकने में भी। तो यद्यपि ये दोनों ब्राह्मण समाज के ही हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है और जो हमलावर हैं उनकी फोटो वीडियो बीजेपी नेताओं के साथ देखी जा रही है। और जो ब्राह्मण शहीद कर दिए गए, जैसे भरत भूषण तिवारी, उन पर भाजपा के नेता हमलावर हैं, और ये जो पप्पू यादव पर जूता फेंके वो भरत भूषण तिवारी के लिए कभी नहीं बोले हैं। तो किसी भी एक जात समाज के सारे लोग तो एक तरफ रहेंगे नहीं, भाजपा के साथ भी हैं और भाजपा के खिलाफ भी हैं ब्राह्मण समाज के लोग। लेकिन क्या भाजपा टूल बना रही है ब्राह्मण समाज के लोगों को? यह बहुत सोचने का विषय है। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में एक ऐसा माहौल बना, जो लोग सोशल मीडिया का केवल एक धड़ा देखते हैं उनको शायद यह दृश्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो दोनों धड़ा देखते हैं, अंबेडकरवादी धड़ा भी और इधर अन्य, पहले तो यहां पर भाजपा के समर्थक रहा करते थे, अब जो भाजपा विरोधी श्रवण है, तो जो दोनों धड़े के सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, वो साफ साफ यह जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एससी एसटी ओबीसी का एक लामबंदी हुई बीजेपी के खिलाफ, और जब वो लामबंदी बढ़ रही थी मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, संविधान के नारे के तहत, उसी समय जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगने लगे।
उसी समय जेएनयू में ब्राह्मणों भारत छोड़ो पर नारे लगे, और वो नारे ब्राह्मणों को हमेशा निशाने पर रखने वाले कुछ वे संगठन चला रहे थे जिन संगठनों पर बीजेपी सरकार डबल इंजन में होते हुए कभी रोक नहीं लगाती है। अब वो बीजेपी के टूल किट है क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी जिस समय एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग लामबंद हो रहे थे, ईवीएम के मूवमेंट पर, संविधान के मूवमेंट पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, उसी समय जेएनयू में, बीएचयू में ब्राह्मणों भारत छोड़ो, मनियो भारत छोड़ो के नारे दीवारों पर लिखे गए और वो सोशल मीडिया के जरिए समाज में आ गए। और अभी समाज इसके लिए सोच ही रहा था कि भाई लोग तो सरकार से सवाल करते हैं, यहां समाज से कैसे सवाल होने लगा। अभी लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि तब तक यूजीसी कानून आ गया। यूजीसी कानून आने पर तमाम बार परमिशन ली गई, मांगी गई, लेकिन वो परमिशन आंदोलन की नहीं मिली, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग जब आंदोलन करने भी गए, शांतिपूर्ण आंदोलन करने गए, लेकिन उसको कुचल दिया गया। और कुचला कैसे गया? छुपा दिया गया, कोई कवरेज नहीं, कुछ नहीं, कहीं दिखाया ही नहीं गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि वह आंदोलन भाजपा के खिलाफ था। यानी यूजीसी का जो कानून लाया गया था केवल सवर्णों को अलग करके, वो संभवतः इसलिए लाया गया था कि सवर्ण समाज 90 वाली गलती कर जाएगा और यह नेताओं से सवाल करने की बजाय एससी एसटी ओबीसी पर हमलावर हो जाएगा, उन पर सवाल कर देगा। और उधर एससी एसटी ओबीसी सवर्णों से भिड़ जाएंगे तो ये लोग आपस में भिड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दो नेताओं ने थोड़ा बहुत बयान दिया, बाद में उनको भी समझ में आ गया कि वो तो बीजेपी की चाल है, वो रुक गए। सभी पार्टियां मौन हो गई। बाद में बल्कि पार्टियों ने सुर बदल दिया, सवर्णों के पक्ष में बोलने लगी। तो यूजीसी के खिलाफ जो सवर्णों का आंदोलन था, क्योंकि वो बीजेपी से सवाल कर रहा था, वो मोदी सरकार से सवाल कर रहा था, वो भाजपा के ब्राह्मण और सवर्ण नेताओं पर हमलावर था, इस नाते उसको कोई कवरेज नहीं दी गई, छुपा दिया गया। लेकिन इसी बीच भरत भूषण तिवारी का मामला आ गया। भरत भूषण तिवारी के शहीद होने पर, शहीद किसने किया? सरकार ने। सरकार के आदेश से एनकाउंटर हुआ, और एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर के आड़ में वो हत्या हुई। सबसे पहले भरत भूषण तिवारी के पक्ष में आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा नेता, जो बड़े नेताओं में से वहां पहुंचा है, उनका नाम है पप्पू यादव। 100 गलतियां उनकी होंगी आपकी नजर में, लेकिन आप तो उस अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थक हैं ना, जो परवेज मुशर्रफ को माफ कर दिए थे, रेड कारपेट बिछाकर आगरा शिखर सम्मेलन कराए थे। यानी परवेज मुशर्रफ की गलती माफ जो करेगा वो आपका हीरो है। लेकिन पप्पू यादव की कौन सी गलती आप जानते हैं कि अगर उनके द्वारा आपके समाज के एक शहीद को सम्मानित करने का भी कार्य किया गया तो भी आप उनसे डिटैच करके रखेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे, और कहीं आप ज्यादा नजदीक न हो जाए, इसीलिए ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करवाने का एक व्यवस्था, एक जुगाड़ कर दिया गया, टूल बनाया गया, और हमला करा दिया गया पप्पू यादव पर, जिन दो लोगों से उनका नाम ब्राह्मण नाम निकला, ब्राह्मण नाम को आगे समाज में फैला दिया गया। तो हमला तो करेंगे दो लोग, लेकिन नफरत फैलेगी पूरे समाज से, पूरे समाज की। मुसलमानों से पहले ही आप नफरत किए हुए हैं। नहीं, आप तो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो कितना प्यार कर रहा है ये देखने वाली बात है, लेकिन मैं आपके फंसाए जाने को देख रहा हूं। आपको टूल बना करके फंसाया जा रहा है। जो नेता कभी भी भरत भूषण तिवारी के लिए नहीं बोले, वही नेता पप्पू यादव पर हमला करने वाले ब्राह्मण लड़कों के असम्मान करते हुए देखे जा रहे हैं। यानी उनके लिए भरत भूषण तिवारी आदर्श नहीं है, वो शहीद नहीं है। उनके लिए जूता फेंकने वाले लोग आदर्श हैं। तो जूता पप्पू यादव पर तो फेंका गया, एक व्यक्ति पर, एक नेता पर, लेकिन लड़ाई कैसी होगी? समाज की। तो एक तरफ जहां समाज के प्रति नफरत बढ़ाने वाला कोई संगठन कार्य कर रहा था और यह सरकार खुली छूट दे रही थी, उसको खुली छूट देने का मतलब उस पर रोक न लगाना, यानी खुली छूट। दूसरी तरफ यही सरकार हमारे समाज के कुछ लोगों को टूल के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरे समाज पर हमला करवा रही है, तो नफरत बढ़ा रही है। तीसरी तरफ यही सरकार जब अन्य समाज हमारे समाज पर हमलावर हो रहा है नफरत के कारण, तो बचाव नहीं कर रही है।
तो आप ब्राह्मण समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस चाल को समझिए। आप समझिए कि यूजीसी का जो इनका खेल था, जिसमें ये अपने प्रति एससी एसटी ओबीसी की नफरत को सवर्णों की तरफ ढकेलना चाहते थे, लेकिन सवर्णों ने इतना समझदारी से आंदोलन किया कि वो ट्रैप में नहीं फंसे। अब ये उसको दूसरे तीसरे तरह से फंसा रहे हैं। मैं आपको एक पन्ना, एक पर्चा रोज दिखाता हूं और ब्राह्मणों से सवाल कर रहा हूं कि हे ब्राह्मणों, आपने दूरबीन लगाकर देख लिया कि अखिलेश यादव टोटी चोरी किए थे, आपने नाम रख दिया टोटी चोर, रख दिया ना। और ये जो संशोधन किए गए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये एससी एसटी एक्ट बढ़ाया है, जो राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर दे, वो बयान, ये सारी हरकतें आपको नहीं सुनाई दे पाई थी? अगर ये आपको पता ही नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 82वें संविधान संशोधन के जरिए एससी एसटी के लिए मेरिट को डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, शर्त ही हटा दी, जिससे आज -40 वाले लोग डॉक्टर बनने का अवसर पा जा रहे हैं, 500 में से 9 नंबर पाने वाला शिक्षक बन जा रहा है। ये अगर आपको खबर नहीं थी, संविधान संशोधन की खबर नहीं थी, तो इससे तो यह तय हो गया कि जो होता है वो आपको पता चले जरूरी नहीं है। तो इसका यह भी मतलब है कि आपको जो पता है वो हुआ हो, यह भी जरूरी नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या डाल दिया गया कि सारे नेता खराब है, सारा समाज खराब है, यादव खराब है, कुर्मी खराब है, सारे लोग खराब है, सारे लोग खराब है। और सारे समाज के मन में आपके लिए डाला जा रहा है कि आप खराब हैं। तो हो क्या रहा है? थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। आपको टूल बनाया जा रहा है। इसी पर मैं आरएचए पर जो असहज हूं, जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, उसको लेकर जो मैं समर्थन की खुली घोषणा नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे मेरी यही आशंका है। यूजीसी ला करके मोदी सरकार का इरादा था कि सवर्ण बनाम एससी एसटी ओबीसी करवा दिया जाए, और सवर्ण में सबसे मुखर होकर के आवाज ब्राह्मण उठाते हैं। यह इस देश की एक संस्कृति रही है कि जो बोलने वाली बात होती है उसमें ब्राह्मण आगे रहते हैं। ऐसा देखने को भी मिला। यूजीसी मूवमेंट में सबसे आगे और ज्यादा संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग दिखे, क्षत्रिय समाज के लोग उसके बाद, कायस्थ ब्राह्मण बनिया समाज के लोग लगभग ना के बराबर। शेख सैयद पठान तो अपने को आपके साथ हम मानते ही नहीं, जबकि वो भी जनरल है। तो यूजीसी आंदोलन के जरिए सरकार की ये योजना रही होगी कि ये सवर्णों को ओबीसी एससी एसटी से लड़ा दें, जिससे कि एससी एसटी ओबीसी का जो एक ध्रुवीकरण हो रहा था मोदी सरकार के खिलाफ, वो वहां से हट करके सवर्णों के खिलाफ चला जाए, और एक समय पर किसी एक आदमी का गुस्सा एक ही जगह पर रहेगा। लेकिन वो हो नहीं पाया। तो जो आरक्षण हटाओ अभियान चल रहा है, यह संभव है कि यूजीसी जिस मकसद से लाया गया और उसमें फेल रहा, उसी को पूरा करवाया जाए। अन्यथा जब मैं इस चार्ट को पढ़ रहा हूं जो संविधान में है, संविधान में वर्तमान में जो आरक्षण व्यवस्था कर दी गई है, जिन 17 संशोधनों के जरिए संविधान में आरक्षण को यहां तक लाया गया है, उनमें से 17 में से 10 तो संशोधन भाजपा सरकारों ने किया है, और वही सरकार सत्ता में है, और वही सरकार परमिशन फटाक से दे दी है। क्यों दे दी है? कि जब आप एक सिरे से बोलेंगे आरक्षण हटाओ, तो आपका हमला आरक्षण हटाओ के नाम से शुरू होगा, और वास्तव में यह जाएगा आरक्षित वर्ग के खिलाफ। इस देश में लोग संविधान नहीं पढ़ते, और इसी का लाभ ये सरकारें और ये नेता उठा रहे हैं। लोग ये जानते हैं कि जिसको आरक्षण मिल रहा है उसी ने संविधान में लिख दिया। तो ये एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हमलावर होता है, और दूसरे भी वर्ग के दिमाग में भर दिया गया है कि ये तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ है, और ये आरक्षण जो संशोधन से जोड़ा गया वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो इस तरह से जैसे ही ये समाज वहां नारा लगाएगा, वो न केवल आरक्षण हटाओ के लिए नारा लगाएगा, बल्कि उसका नारा वहां भी जाएगा, आरक्षित वर्ग के खिलाफ जाएगा, आरक्षित वर्ग से आने वाले नेताओं के खिलाफ जाएगा। टेलीविजन चैनल पर हर्ष दुबे ने जो बयान दिया था, आप देखिए कि वो लड़का कितनी जल्दी जल्दी विपक्ष के नेताओं का नाम ले रहा है। क्या उसको खबर नहीं है कि आरक्षण बढ़ाने का सारा काम तो भाजपा ने किया है?
नई खबर है तो थोड़ा पढ़ ले तब आंदोलन चलाए। तो जब आज जनरल के लिए भी जो 8 लाख की आय सीमा में आता है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, यही बीजेपी की है। और ओबीसी में जो 8 लाख से कम है वही आरक्षण पाते हैं, ऊपर वाले क्रीमी लेयर हैं। तो ओबीसी का कितना प्रतिशत आज क्रीमी लेयर में है? वो तो जनरल हो गया, वह तो हमारे साथ हो गया। लेकिन जब यहां नारे लगाए जाएंगे तो ओबीसी समाज से आने वाले उन्हीं नेताओं को टारगेट पर लेने वाले नारे लगाए जाएंगे। ऐसी आशंका है मुझे, जो खुद क्रीमी लेयर में आने के नाते ओबीसी में नहीं है, जो जनरल है, उन्हीं को टारगेट पर लिया जाएगा। अब सब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं नहीं कि पहले हिंदू हृदय सम्राट हो जाते हैं और फिर इसके बाद पिछड़े हो जाते हैं। आज मैं एक महंत जी का वीडियो देख रहा था। महंत जी ने कहा कि ये जो अपने को पिछड़ा कहे, जबकि संविधान में सबका प्रधानमंत्री है, जो पिछड़ा कहे वो तो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि पिछड़ा कह दे तो नहीं बनने लायक है, आज जब हिंदू हिंदू कह करके प्रधानमंत्री बने तो बनने लायक है। संविधान तो जाति धर्म दोनों पर रोक लगाया था। तो आप जब एक जगह ट्रैप में आ रहे हैं तो दूसरे जगह भी आ जा रहे हैं। ये देखिएगा, इस देश में मैंने बार बार कहा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई 80 बनाम 20 की है, जिसमें आप 80 वाले में है। लेकिन जो आरक्षण पर लड़ाई चलती है या जो जातिगत लड़ाई चलती है वो 15 बनाम 85 के नाम पे चलाई जाती है। भले आप 15% से बहुत ज्यादा है, लेकिन समीकरण इस तरह से बनाए गए हैं कि आप खुद अपने खिलाफ समाज को करते हैं और यह समाज कोई जुड़ न सके, इसीलिए टारगेट कर करके उन नेताओं पर हमला किया जा रहा जो नेता कहीं हमारे दर्द पर आवाज उठाने आए थे। मैं फिर से पप्पू यादव को कोट कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं। ऐसे मैंने बहुत नामचीन लोगों से बात की जिनको कोई तथ्य की सूचना ही नहीं है, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, तथ्यात्मक सूचना का कोई ज्ञान नहीं है कि SC/ST एक्ट नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया, हमारे सबके खिलाफ जनरल ओबीसी के खिलाफ शिकायत करने पर SC/ST समाज के आने वाले लोगों को पैसा देने का बंद कर दिया। ये कोई सूचना उनको है ही नहीं, और फिर भी ज्ञानी बहुत बड़े हैं, सूचना देने पर लेंगे ही नहीं क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं। ये सूचना लीजिए और टूल बनने से बचिए। टूल अगर बनने से नहीं बचेंगे तो क्या होगा? किसी एक व्यक्ति की करतूत पूरे समाज को नफरत का शिकार बनाएगी। अब सवाल यह आता है कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम डर जाएं? तो चलिए, हम बहुत ताकतवर हैं तो क्या करेंगे? सबको गाली देते चलेंगे? ताकतवर आप तब होते हैं, कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो समुदाय हो। राजा की भी बात में किया, वो तभी ताकतवर होता है जब वह अन्य में स्वीकार होता है, जब उसकी स्वीकारोक्ति बहुत सारे समाज में लोगों में होती है। यानी सबसे ज्यादा ताकतवर वह होता है जिसकी स्वीकारोक्ति होती है। हम जिनको भगवान मानते हैं उनकी स्वीकारोक्ति थी। चाहे भगवान राम का उदाहरण लीजिए, लंका के भीतर तक उनकी स्वीकृति हो गई थी। विभीषण उनको मान रहे थे, माल्यवंत उनको मान रहे थे, सुखसारण उनको मान रहे थे, त्रिजटा उनको मान रही थी, मंदोदरी उनको मान रही थी, सुषेण वैद उनको मान रहे थे। और इन जितने लोगों का नाम गिनाया इनको हटा दीजिए जो जीत के दिखाते, तो बताइए आप, ये सारे लोग उनको मान रहे थे, यानी स्वीकृति थी। दूसरी तरफ रावण ताकतवर था लेकिन उसकी स्वीकृति अपने ही समाज परिवार में घट गई। भगवान कृष्ण की बात सोच लीजिए, कंस बहुत ताकतवर था, उसके अपने ही वंश में उसकी स्वीकृति नहीं है, उसके अपने माता पिता में स्वीकृति नहीं है, उसकी सबको जेल में बंद किया है। और कृष्ण की स्वीकृति चारों तरफ है। तो हे मेरे भाइयों, खासकर ब्राह्मणों से आज मेरा अनुरोध है कि यह सच है कि आपके समाज पर हमले हो रहे हैं, यह सच है कि उसके लिए हमको फाइट करना है, यह सच है कि उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, व्यक्ति, समुदाय या सरकार, सबसे हमें हिसाब करना है। लेकिन यह भी सच है कि हमारी गलती कहां है, या हमें कहां गलत करा दिया जा रहा है, या हमें कहां टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इधर भी हम ध्यान दें। जो एक पप्पू यादव भरत भूषण तिवारी के शहीद होने पर गए, जिन्होंने उनको शहीद का दर्जा देने की मांग की,
जिन्होंने बहुजन समाज के जो मूवमेंट चलता उसके खिलाफ जाकर के तमाम लोग उनसे सवाल करने लगे थे कि यादव कहीं शहीद हुआ तो क्यों नहीं गए, पासवान मरा तो क्यों नहीं गए। लेकिन पप्पू यादव ने दो टूक कहा कि भरत भूषण तिवारी वह व्यक्ति हैं जो गरीबों को न्याय दिलाने में शहीद हुए हैं और सरकार ने निहत्था करके एनकाउंटर के बहाने हत्या की है, इसलिए मैं गया हूं। उस व्यक्ति ने अगर चंदा चोरी में चढ़ावा चोरी को दर्शाने के लिए अपने हिसाब से कोई एक्टिंग की, आपकी भावना इतनी दुख गई कि आप जूता चलाने लगेंगे। तो एक बात और दो टूक सुन लीजिए, मुझे पता है कि भाजपा ने हर समाज में गुंडे पाल रखे हैं, लेकिन एक बात और जान लीजिए, इस धरती पर जिसको जब तक रहना है वह रहेगा, जब तक वो नहीं चाहेगा कोई उठा नहीं पाएगा। और बहुत सारे लोग जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। लेकिन एक बात इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जिन लोगों ने एक काम किया है उनका एक भी बयान यूजीसी के खिलाफ दिखाइए, उनका एक भी बयान SC/ST एक्ट के जरिए जो हमारा समाज सताया जा रहा है उस पर दिखाइए। जिन लोगों ने पप्पू यादव पर जूता फेंका उनका एक भी बयान भरत भूषण तिवारी के पक्ष में दिखाइए, नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं इस समाज के जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर अपने समाज को आगाह कर रहा हूं कि आप ऐसी हरकतों में मत शामिल होइए जो ब्राह्मणों को शोभा नहीं देती है। ब्राह्मण का हथियार जूता चलाना नहीं रहा है, ब्राह्मण का हथियार गाली गलौज करना नहीं रहा है। यह सारा शोध करके निकाल दिया गया तो पिछले 70 साल से हम क्यों गुलाम हैं यह सब सामने आ गया। और न केवल यह सामने आ गया कि हम क्यों गुलाम हैं, बल्कि इस देश की 78% जनता क्यों गुलाम बना दी गई है वो भी आ गया। यह ब्राह्मणत्व है कि एक ब्राह्मण ऐसी दवा खोज लिया जो 78% लोगों के काम आएगी, जो 78% समाज को एक साथ जोड़ेगी। लेकिन जैसे ये जोड़ने का काम हो रहा है वैसे ये नेता कहीं ना कहीं हमला करा रहे हैं। तो आप भाजपा के टूल बनने से बचिए। और मैं फिर RHA पर आ रहा हूं, RHA पर मैं आ रहा हूं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन तो भी हम लोगों का, हमारे समाज का मुद्दा ही नहीं था। क्योंकि रिजर्वेशन हम हटाएं कि जो रिजर्वेशन लाए हैं, जिन्होंने संविधान संशोधन किया है रिजर्वेशन लाने के लिए, जो हमको ललकारते हैं कि कोई माई का लाल दूध नहीं पिया है जो रिजर्वेशन हटा दे, हम उनको हटाएंगे कि रिजर्वेशन हटाएंगे? सबसे पहले तो हम उनको हटाएंगे ना जो रिजर्वेशन लाए हैं। तो रिजर्वेशन लाने में सबसे बड़ी भूमिका तो भाजपा की है, फिर कांग्रेस की है, और इन दोनों के मिलने से ही संविधान में संशोधन की शक्ति हो जाती है। दोनों मिलकर संविधान संशोधन करते हैं। तो हमारी जो RHA की मुहिम चल रही है, ठीक है, हमारा जो भाई भतीजा बच्चा जा रहा वहां जाए, लेकिन इस बात की गारंटी लेना कि उस मंच से किसी अन्य समाज के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, अन्य समाज के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आपको जो आरक्षण से ठगा गया है, प्रतिबंधित किया गया है, वो नेताओं ने किया है, पार्टियों ने किया है, और वो दो ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा। शेष पार्टियां अगर शामिल हुई हैं तो उनका वो मुद्दा ही रहा है। लेकिन उनसे बचने के लिए तो आप इनके साथ खड़े थे। राजनाथ सिंह के सिवा कोई नेता बता दीजिए जो ये कहता हो कि कोई माई का लाल दूध नहीं पिया है जो आरक्षण हटा दे, बताइए कोई नेता। मोहन भागवत के सिवा कोई सामाजिक कार्यकर्ता बता दीजिए जो कह दे कि आरक्षण तो रहेगा। तो आंदोलन जो RHA करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करने जा रहे हैं, किसके दम पर करने जा रहे हैं और किसके खिलाफ करने जा रहे हैं, ये दो बात तय करके जाइए। नहीं तो हम घोषित करेंगे कि भाजपा के टूल किट काम कर रहे हैं। हमें आशंका है, हमें डर है कि हमारे समाज के लोगों का विश्वास जैसे भाजपा ने जीता, कांग्रेस ने जीता और हमें धोखा दिया, उसी तरह से धोखा देने के लिए बहुत सारे मंच सजाए जा रहे हैं, सजाए जाएंगे, और हमें गुमराह करके हमारा वोट लिया जाएगा। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, चाहे सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब ये जानते हैं कि जहां ब्राह्मण समाज खड़ा होता है विजय वहीं मिलती है। आज आरक्षण हटाने जाने वालों से मैं पूछ रहा हूं कि जब तुम आरक्षण हटाने जा रहे हो तो क्या तुम्हें उस एक पार्टी और नेता का नाम याद है जिसने आरक्षण हटाने की मुहिम तुमसे पहले चलाई थी? कोई भी एक आरक्षण हटाने की मुहिम, अगर तुम उसके लिए संकल्पित हो, किसके लिए? आरक्षण हटाने के लिए, तो कम से कम उसकी तस्वीर टांग लो। वहां टांगो अखिलेश यादव की तस्वीर अपने आंदोलन में कि इन्होंने 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि अगर वो उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव जीतते हैं
तो SC ST का जो प्रमोशन का आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हुआ था ब्राह्मणों के सहयोग से चल रही मायावती सरकार में, उसको खत्म कर देंगे और खत्म कर दिया। लेकिन नहीं, तो फौरन आपके पास दूरबीन मिल जाएगा, आप टोटी चोर कहेंगे। अगर अखिलेश किसी ब्राह्मण को बुलाकर पैर छू लिए तो आप उनको नौटंकीबाज कह देंगे। कोई साधु महात्मा उनके यहां चला गया तो उसको कालनेमी कह देंगे। कोई भरत भूषण तिवारी के यहां चला गया, उसको शहीद का दर्जा देने की मांग कर दिया तो उसके मित्रता के भाव को नहीं पहचानेंगे, सबसे शत्रुता केवल। लेकिन मित्रता किसको मानेंगे? जिसने इतने सारे संशोधन कर दिए, उसको अपना मानेंगे। तो इससे समझदार हो जाइए। जो समाज नेताओं का गुलाम बन जाता है, जो समाज टूल किट बन जाता है, वो चाहे जितनी भी विजय श्री दिला ले किसी पार्टी को, उस विजय से उसको कुछ नहीं मिलता है। जब से आपने भाजपा का दामन थामा और आगे बढ़ाया, आप इन संशोधनों को जब पढ़ेंगे तो आप क्यों भाजपा उठी और आप पतित हुए, पीछे गए, नीचे गए, आपका पतन क्यों हो गया, ये कारण यहां पर आपको दिख जाएंगे। चलिए सुना देते हैं। वर्ष 1999 में भाजपा की सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद 13 अक्टूबर 1999 को शपथ ग्रहण करते हैं। तुरंत पहली ही बैठक में 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, 79वां संविधान संशोधन। लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण फिर 10 वर्ष बढ़ा, अनुच्छेद 334 में संशोधन। चलिए, आप कहेंगे तो कांग्रेस भी कर रही थी, ठीक है, अच्छी बात। तो कांग्रेस को छोड़ के तभी तो आए थे भाजपा में। कांग्रेस के पाप अगर सही से देखे होते तो भाजपा के पाप को भी देख पाते। अगला सन 2099 के अक्टूबर में सरकार बन रही है, एक संशोधन तो 99 में कर दिया। अगला 2000 भाजपा सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी, संशोधन संख्या 82वां, SC ST के लिए मेरिट को कम करने की छूट, अनुच्छेद 335 को बदल दिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुड़वाया था संविधान सभा में, जिसमें शर्त थी कि चाहे किसी भी जाति वर्ग का, समाज का व्यक्ति नौकरी करने आएगा तो उस नौकरी के लिए जो योग्यता है पूरी करनी ही होगी, जिसको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही भोड़ेपन से नेहरू जी का मजाक उड़ाते हुए सदन में कह रहे हैं, और तब ये आरक्षण विरोधी मोदी समर्थक हो जाते हैं और ताली बजाते हैं। तब वो ये नहीं कह रहे हैं कि नेहरू ने जो बात कही थी वही आपकी बात है जो आज आप कहना चाह रहे हो। लेकिन नहीं, नेहरू मुसलमान हो गया, अखिलेश यादव टोटी चोर हो गया, फलाना ये हो गया, ढमका ये, कौन आपके दिमाग में भरा है? आप अपने घर में बैठ करके टोटी चोर देख लिए, आप कि वो टोटी चुरा रहे थे, आप देख लिए वहीं से। लेकिन जो संविधान में संशोधन हुआ, सब पढ़े लिखे ही हो, सब PhD स्कॉलर हो, सबसे बड़े विद्वान हैं आप, ये नहीं देख पाए, मैं भी नहीं देख पाया। लेकिन मैं ये देख रहा था कि टोटी चोर का आरोप झूठा है, नकली है, बनावटी है। मैं उस समय टेलीविजन चैनल पर था जब पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, और मैं चैनल से निकलने के बाद डांटा था कि ये कौन सा गंदा शब्द आप लगा रहे हो। वो हंसते हुए कहा, मैंने लगा दिया तो चलेगा, ये तो चलाओ, खूब अच्छे से चला लो, तुम्हारे तो कोठी चमक गई। लेकिन सरकार डबल इंजन की होने पर भी ब्राह्मण समाज खतरे में गिर गया, उसका पतन हो रहा है, वो हर जगह निशाने पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? यही गोमती नगर में प्रवक्ता रहता है और प्रवक्ता से आगे कभी नहीं बढ़ पाया। 2018 में यह बात मैं बोला था, उस समय मैं संविधान विशेषज्ञ के नाते चैनल पर जाया करता था। भारत समाचार चैनल पर एक कार्यक्रम हो रहा था। तो ये जो आप टूल किट बन जा रहे हैं ना, इससे समाज आपका खतरे में गिर रहा है। हम समाज के खतरे के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वह खतरा धर्म सम्मत होना चाहिए, नीति सम्मत होना चाहिए, तर्क सम्मत होना चाहिए। किसी बहुरूपिये को कुर्सी देने के लिए हमारा समाज अपने पर खतरा मोड़ ले, यह बर्दाश्त नहीं होगा। कोई हमें ही धोखा देकर हमें खतरे में डाल रहा हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे शंकराचार्य का अपमान कौन कर रहा है? हमारे मंदिर में चोरी कौन कर रहा है?
हमारे खिलाफ एक कानून कौन बना रहा है? आरक्षण हटा देने पर माई का दूध देखने वाले भाषण कौन दे रहा है? सवाल हमारा उससे है, क्योंकि हमने उसी पर विश्वास किया था। और जब ये सारी चीजें सामने आ गई हैं, तो फिर ब्राह्मण समाज से मेरा एक आह्वान है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी के लाभ के लिए, जिस पार्टी ने इतने सारे संशोधन कर दिए, जिस पार्टी ने हमारे धर्म का अपमान किया है, जिस पार्टी ने SC/ST एक्ट को इसलिए कठोर कर दिया है ताकि दलित समाज के लोग धर्मांतरण करें तो उनको कोई समझाने भी न जा पाए। सच्ची बात बता दे रहा हूं आपको, यह सनातन की हितैषी नहीं है। ये सनातन के हितैषी होने का ढोंग करके विश्वास जीत लिए हैं सबका। तो जो कोई उनके लिए काम करे उसको डिसोन करिए। जैसे नेताओं से हमने सवाल किया था कि जिस समय भरत भूषण तिवारी पर हमला हुआ तुम कहां थे, जब UGC आया कहां थे, उसी तरह से इनके कहने पर जो हमला कर रहे हैं दूसरे नेताओं पर, उनको डिसोन करिए। वो हमारे समाज के लोग नहीं हैं। जिसके कार्य से पूरा समाज सवालों के घेरे में आ जाए, उसका कार्य समाज के लिए किया गया कार्य नहीं है। यह कहना सीखना पड़ेगा। तो हे मेरे भाइयों, आप जब इस पूरे नैरेटिव को देखेंगे तो आपको यह साफ साफ दिखाई देगा कि यह सरकार और यह संगठन नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण का कहीं कोई मित्र बने। यह नहीं चाहते हैं कि कहीं किसी से आप जुड़ें। यह हर किसी से आपको काट छांट कर अलग करके रखना चाहते हैं। और इसी नाते जो कार्य कभी भी समाज में, इतिहास में ब्राह्मण का नहीं रहा है, किसी पर जूता फेंकने का काम ब्राह्मण ने नहीं किया था, वो जाकर के सामने से डांट करके चला आता था। आप देखिएगा इसी चैनल पर, हमारे द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर मैंने दहाड़ कर बोला था कि अहिर जो होंगे बेलगाम सपा का होगा काम तमाम। सरेआम डांटा था मैं। कोई यादव समाज तुम्हारे पर हमला करने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो उनकी भलाई के लिए बात कही जा रही थी। तो जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को भलाई के लिए करेंगे तो दूसरा समाज आपको सदियों से प्रणाम किया है, आपको उसी भाव से देखेगा। इसलिए किसी के टूल मत बनिए। बहुत लोग इनके टूल बने, आज कहां हैं कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। और अगर कोई बनता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालिए। जैसे हमने UGC मूवमेंट में बीजेपी के सभी सवर्ण नेताओं से सवाल करके उनको संदेह के घेरे में खड़ा किया है। इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रेक्षागृह में जब कार्यक्रम हो रहा था, प्रबुद्ध सम्मेलन, वहां उत्तर प्रदेश भाजपा के 2 बड़े ब्राह्मण नेता आए थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। वहां सवर्ण समाज के लोग, और जिसमें सवर्ण समाज में 99% ब्राह्मण ही थे, क्योंकि उसका आयोजन ब्राह्मण महासभा करवाई थी, मैं उसमें नहीं था। समाज के लोगों ने सीधा सवाल कर दिया कि आज UGC पर बोलिए। ब्रजेश पाठक जी से कोई बोलती नहीं फूटी। दिनेश शर्मा जी भाग खड़े हुए। उसी तरह से अपने समाज का व्यक्ति जो कहीं कोई नफरतकारी कार्य अनावश्यक करता दिखे, जो लक्ष्य विहीन कार्य कर रहा हो, उस समय जबकि इस समाज को चारों तरफ से संकट में डाला जा रहा है सुनियोजित रणनीति के तहत। यह सुनियोजित रणनीति नहीं है तो क्या है? एक के बाद एक संविधान संशोधन और SC/ST कानून में विस्तार। तो ऐसे लोगों से सवाल करना होगा, उनको डिसोन करना होगा। डिसोन का मतलब उन्होंने जो किया वह समाज के लिए किया गया कार्य नहीं, उस व्यक्ति का कार्य है वो। यह करना सीखना होगा। अन्यथा UGC के लाने का मकसद क्या था? सवर्णों को अलग थलग करके अन्य समाज से लड़ा देना। और अब जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, कहीं इसी का मकसद, UGC जिस मकसद से लाया गया था जो नहीं पूरा हो पाया, उसी मकसद को पूरा कर देने का हो। तो 4 लोग आरक्षण हटाओ मूवमेंट के मंच पर खड़े होकर के दूसरे समुदाय के लोगों को गाली देने लगेंगे, और दूसरे समुदाय में भी कुछ पैदा करके खड़े किए गए हैं जो रोज आए दिन गाली देते हैं, हिंसा की बात करते हैं, जिन पर यह सरकार कभी रोक नहीं लगाती है। उधर से फिर वो बोलेंगे। तो आपकी लड़ाई किससे होनी चाहिए थी? जिसने संविधान में संशोधन करके आरक्षण लाए हैं। जिम्मेदार तो वो है ना। 2015 में जो SC/ST एक्ट को बढ़ाने का काम किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, 2015 में कौन सा दलित समाज गया था मांग करने इनसे कि आप SC/ST एक्ट को बढ़ा दीजिए? 2016 में इन्होंने पैसा देने वाला कानून लिख दिया।
कौन एससी एसटी समुदाय के लोग इनसे मांग करने गए थे? लेकिन आप सवाल उससे कर देंगे और फिर ये बच निकलेंगे, आप इनसे उनसे लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कमजोर पड़ जाएंगे या घायल हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? सोचेंगे सरकार वो रहे जो हमारी हो, और आपके दिमाग में जहर भर दिया जाएगा और वो भी नेता परेशान होंगे, वो चाह के भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। भाई पप्पू यादव एक नेता भरत भूषण तिवारी के मामले में गए और उनको ब्राह्मण समाज से जाकर के क्या दे दिया? जूता। यानी हनुमान जी को जब नचाने का कार्यक्रम हुआ तब उनको नहीं, उनकी भावना भड़की, तब वो नितिन नवीन पर जूता फेंक कर आते, तो हम जानते कि नहीं ये वास्तव में भक्त हैं। जब पतंग पर हनुमान जी को नचाया गया था हमारे आराध्य को, तब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाकर जूता चला के आते, तब हम जानते कि नहीं भाई इस आदमी की भावना बहुत बहुत भड़क गई है। इसलिए समाज को सावधान रहने की जरूरत है। मुझे पता है कि हमारे समाज को खतरे में डालने वाली जो योजना चला करके कुर्सी लेने वाले लालची लोग बैठे हैं, वो मेरे जैसे जागरूक करने वाले व्यक्ति पर हमला करेंगे। क्योंकि चोर क्या चाहता है कि कोई टॉर्च न जला दे, अपराधी क्या चाहता है कोई देख न ले, और जो यहां पहले से ही शोर मचाने वाला व्यक्ति है वो। तो इसलिए आप आरक्षण हटाओ मूवमेंट में अगर शामिल हैं या जा रहे हैं तो एक बात की शपथ लीजिए कि आप स्वयं भी अन्य वर्ग या समाज पर हमलावर होने की बजाय इन पार्टियों से, भाजपा और कांग्रेस से सवाल करेंगे जिन्होंने संविधान में 17 संशोधन किए हैं। आरक्षण की यह व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी है, न BN राव ने लिखी है, न राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, न सरदार पटेल ने लिखी है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये सारे संशोधन बाद की सरकारों ने किए हैं, और उनमें सबसे जो भयानक जो संशोधन है, संख्या गिनाने में मैं भले कह दूंगा कि उन्होंने भी किए, इन्होंने भी किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा कुतार्किक संशोधन है वो भाजपा सरकारों ने किए हैं। तो अगर आप आरक्षण हटाओ आंदोलन को लिए सवर्णों का दर्द उठाने के भाव से, पवित्र भाव से जा रहे हैं, तो इसका एक पैमाना होगा कि आप ये सवाल उन पार्टियों और नेताओं से करेंगे जिन्होंने संशोधन करके संविधान में छेड़खानी की है हमारे समाज को, जिसमें केवल ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, बल्कि ओबीसी समाज में जो क्रीमी लेयर में आने वाला तबका है वो भी आता है। मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका है जो जनरल है, जैन समाज लगभग 99% आता है, क्रिश्चियन समाज में जो जनरल है वो आता है, बौद्ध समाज में जो जनरल है वो आता है, और इसके अलावा जो लोकसभा विधानसभा का आरक्षण है, और जो SC ST का प्रमोशन का आरक्षण है, और जो SC ST एक्ट से प्रताड़ित समाज है, अगर इनके आधार पर देखें तो पूरा का पूरा ओबीसी समाज और पूरा का पूरा जनरल समाज इन संशोधनों के कारण घिर गया है। तो अगर आप ईमानदारी से आरक्षण हटाओ आंदोलन करने जा रहे हैं तो इसका पैमाना यह होगा कि आप इस दर्द के लिए, जिससे 78% पॉपुलेशन प्रताड़ित है, आप वर्तमान सरकार से, भाजपा से और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से और कांग्रेस से सवाल करेंगे। अगर आपका सवाल दूसरे जाति या वर्ग पर तोहमत मढ़ने का होगा तो यह साफ समझा जाएगा कि भाजपा के टूल किट के तौर पर यह काम हो रहा है, क्योंकि यूजीसी लाकर उनका पूरा इरादा था कि सवर्ण समाज को अलग थलग कर दिया जाए, जिससे कि जो बीजेपी के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी, सवर्ण तो अज्ञानता में थे, उनको तो पता नहीं था कि इनके खिलाफ क्या क्या विष बो दिए हैं, लेकिन अगले समाज के लोग जागरूक हैं, वो जान रहे हैं कहां कहां खराब कर रहे हैं। तो वो चूंकि जगह थे, वो भाजपा पर हमलावर थे। आप भाजपा समर्थक होकर के इनको टोटी चोर बोलना, ये बोलना, वो बोलना कर रहे थे। जब यूजीसी आ गया तब समझ में आया, कह रहे तो आप पर भी हमलावर हैं। फिर जब संविधान संशोधन को निकाल कर दिखा दिया गया तब समझ में आ गया। तो अब जब समझ में आ गया है कि आपके हितों पर हमला कांग्रेस भाजपा ने प्रमुखता से किया है, तो आपका सवाल वहीं होगा। और दूसरी बात, क्योंकि आरक्षण हटाओ मूवमेंट है, तो आरक्षण हटाओ मूवमेंट में जिसने इसके पहले आरक्षण हटाओ का मुद्दा बनाकर के चुनाव लड़ा था, जीता था और जीतने के बाद वादा पूरा किया था, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, उसको श्रेय दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप आरक्षण हटाओ अभियान समाज को न्याय दिलाने के लिए चला रहे हैं। सरकार जो ये कार्य की है उस पर सवाल उठाने करके इसको बदलने का दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, यही पैमाना होगा। तो एक बार फिर आप सबसे आग्रह है कि समाज को सावधान करिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए,
खतरा उनसे हुआ है जिन पर हमने विश्वास किया था। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय संविधान, संविधान निर्माता श्री बी एन राव की जय।